और हम ज़रूर अपील करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया, और बल्कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, मैं तो ये भी आग्रह करूंगा केंद्र सरकार के मुखिया से बंसल न्यूज के जरिए कि जिस तरह से आपने स्वच्छता को एक मिशन बनाया, विधानसभाओं के लिए भी देश में आप इस तरह की एक पहल अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे जनप्रतिनिधियों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और विकास को लेकर जब उनके पास एक राष्ट्रीय फलक होगा और जब उनके पास एक सूची होगी कि ये देश की टॉप 10 या टॉप 20 विधानसभाएं हैं, तो मुझे लगता है ये गति विकास की ओर तेज होगी। और इसमें 2-3 श्रेणियां होनी चाहिए। शहरी श्रेणी की विधानसभाएं अलग, ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभाएं अलग, एससी और एसटी वर्ग की विधानसभाएं अलग। बात निकल गई है दीपक, तो काफी दूर तक चली गई है। तो बहुत अच्छा सुझाव लगा हमें, ये बहुत ही रचनात्मक और बहुत ही समदर्शी मुझे सुझाव लगा। और हम बातचीत शुरू करते हैं अभिषेक जी के साथ, और ये बातचीत बड़ी अलग तरह की बातचीत होगी, आप सबको आनंद आएगा। आग्रह मेरा रहेगा कि आप सब तल्लीनता से सुने, और अगर कुछ समय होगा हमारे पास बचेगा तो कुछ आपके भी रचनात्मक सुझाव होंगे तो कृपया हाथ उठाकर हमें बताइएगा। लेकिन सवाल आपके अपने विधानसभा क्षेत्र से और गढ़ाकोटा से जुड़े होंगे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ दायरा बढ़ता भी है तो कोई समस्या नहीं। अभिषेक जी, बिना किसी औपचारिकता के मैं पहला प्रश्न जो आपसे जानना चाहूंगा, पहले मैं कुछ अराजनीतिक स्वभाव के कुछ सवालों की तरफ आता हूं। पहला सवाल तो हम जैकेटधारी और कोटधारी टाईधारी मीडिया, टेलीविजन मीडिया के एंकर्स और मीडिया के हमारे जो साथी हैं, हमारी फ्रेटर्निटी से ही जुड़ा है। कई बार क्या हमारे सवाल पूछने के तरीके पे बड़ा गुस्सा आ जाता है एकदम से? नहीं सर, या आप एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये अभिषेक जी से सवाल नहीं है जी। नहीं, मीडिया जो होते हैं सवाल उनके हिसाब से जायज होते हैं। ये नेता की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वह उन सवालों को सहजता से लेता है, असहजता से। गुस्सा होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर आप गुस्सा होंगे तो निश्चित तौर से आप अच्छे सवाल का भी गलत जवाब देंगे। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। और अगर आप संयम रखेंगे तो कठिन सवाल का भी अच्छा जवाब देंगे। क्या आप सोचते हैं, देखिए मुझे लगता है कि सुझाव लेने में कोई समस्या नहीं है। हम सब भी तैयार हैं सुझाव लेने के लिए। जैसे सबसे ज्यादा सुझाव तो आप ही लोगों को मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। भैया ये कर लो, भैया वो कर लो, ऐसे ज्ञानचंद तो इस देश में भरमार है। भैया चुनाव आ गए, भैया अपन वहां कमजोर पड़ रहे हैं, भैया अपने को ये करना है। भैया को ये लगता है कि ऐसा करके उनके नंबर बढ़ गए, भैया आनंदित होते हैं। और आप लोगों की व्यवस्था ये रहती है कि आप उनका दिल नहीं तोड़ सकते। अरे यार गजब कर गए यार, ज्ञानचंद जी गजब कर गए यार, ये मालूम ही नहीं आता हमें तो ये भी एक चुनौती तो है। लेकिन आप मीडिया के लिए क्या कहेंगे? मतलब हम भी, हमारे भी सवालों का अंदाज ऐसा, क्योंकि सवाल ऐसे होने चाहिए जिनके जवाब जरूर आने चाहिए। देखिए, कई निश्चित तौर पर जब मीडिया अपनी धारणा बनाकर सवाल नहीं पूछे, ये महत्वपूर्ण है। अगर मीडिया अपनी धारणा बनाकर सवाल पूछेगा किसी व्यक्ति के विषय में या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विषय में या किसी राजनीतिक विषय में, तो निश्चित तौर पर वो निष्पक्ष नहीं रहेगा और हम जैसे लोगों को परेशानी जाएगी। हम कितना भी उस चीज को जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे, सामने वाला, पूछने वाला और उसके बाद उस चीज को कवर करने वाला अगर धारणाग्रस्त रहेगा। मैंने कई न्यूज डिबेट्स में देखा है, कई न्यूज चैनल हैं जिनका अपना एजेंडा है और उस एजेंडा के आधार पर वह डिबेट करवाते हैं। और जब कभी जिस एजेंडा के लिए वो डिबेट करा रहे हैं उसी विचारधारा का व्यक्ति कम पड़ने लगता है तो उस विचारधारा के व्यक्ति को वो स्वयं एंकर डिफेंड करने लगता है। मैंने कई जगह देखा। क्या एजेंडा राजनीतिक दलों का नहीं होता?
नहीं होता है सर, बिल्कुल होता है, लेकिन मीडिया राजनीतिक दलों का एजेंडा स्क्रीन पर नहीं ला सकते, उन्हें नहीं लाना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी राजनीतिक दल का कोई एजेंडा है, मीडिया को विनम्रता से उसे उजागर करना चाहिए, उसे खुद एजेंडा नहीं परोसना जी चाहिए। सर, आपको न्यूज मीडिया का एक बहुत बड़ा स्थान है आज भी जनमानस में। न्यूज में कोई भी चीज आती है, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि सोशल मीडिया में भी छोटा सा न्यूज चैनल किसी ने बना लिया है, वेब पोर्टल बना लिया है, उसे न्यूज के नाम से वह कर रहा है, तो गांव का आदमी उस चीज को सही समझता है। तो अब आप इस बात को सोचिए कि मीडिया की जवाबदारी कितनी ज्यादा है, मीडिया का स्थान इस देश में लोगों के जनमानस में कितना ऊंचा है, और इस चीज को हम नजरअंदाज करके किसी राजनीतिक दल का एजेंडा अपने माध्यम से परोसने लगे, तो हम उस प्रोफेशन से एकदम कहना चाहिए कि मुझे गद्दारी समझ में आती है, क्योंकि और साथ में देश के लोगों का विश्वास तोड़ने वाली बात है। आप बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, और ये जिम्मेदारी सीधे तौर पर मीडिया फ्रेटर्निटी के उन लोगों के ऊपर आती है जो सीनियर हैं, सीजन्ड हैं। और जैसे हम राजनीति या न्यायिक व्यवस्था या ब्यूरोक्रेसी के लिए भी, ब्यूरोक्रेसी के लिए तो है ही मापदंड, लेकिन राजनीति और पत्रकारिता, इनको अपने कुछ नियामक हैं संस्थाएं। राजनीति में तो जरूर नहीं है, लेकिन पत्रकारिता में मुझे लगता है कि आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि ऐसी नियामक संस्थाओं की संख्या राज्यों में बढ़नी चाहिए जो इस तरह की चीजों पर निगाह रखें। क्योंकि अगर कोई ताकतवर इंस्टीट्यूशन किन्हीं किन्हीं कारणों से, मैं नहीं कहता कि क्या एग्जैक्ट रीजन है उसके, लेकिन अगर वो किसी गलत दिशा की तरफ जाता है तो बहुत कुछ पतन की तरफ बढ़ता है और भरोसा टूटता है। या तो आपके जैसे एंकर हैं जो डिबेट किसी शो को लेकर आए हैं, मैंने आपके कई कार्यक्रम देखे, और हमेशा उन जब वह डिबेट खत्म होती है तो हमारे पास एक सार होता है, दर्शकों के पास एक सार होता है। इस डिबेट का यह सार निकला, 4 लोग डिबेट में बैठे हैं, चारों लोगों ने अपनी अपनी बात की, उन सारी चीजों को शरद जी ने अपनी शब्दावली से जनता के सामने सामान्य तरीके से परोसा, और हमारे पास आपके कार्यक्रम के अंत में एक सार होता है। अन्य कई न्यूज चैनल पर मैंने देखा है कि आधे घंटे भी हम देखते रहे तो हमें यह पता नहीं है कि इस डिबेट का सार क्या निकला। ये बात मैं आमतौर पर हमेशा जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तब मैं कहता हूं, लेकिन एक कार्यक्रम हम करते थे करीब 20 साल पहले एक न्यूज चैनल के लिए। उस समय नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी संभालते थे, और उनसे जब हमारी चर्चा हुई तो हमारे कार्यक्रम के जो निर्माता थे उनका कहना था कि आपको बहुत आक्रामक रहना है। एक कार्यक्रम एक नेशनल चैनल पर उन दिनों आता था, और उसके जो एंकर थे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस संयोग से अभी उस नेशनल चैनल पर वो कार्यक्रम फिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको देखिए और बिल्कुल वैसे ही आक्रामक रहना है आप। मैंने वैसा ही किया। हमारी आंख खोली डॉक्टर शेजवार ने। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं आपका नाम ले रहा हूं, मैं आमतौर पर इसको मैं पहली बार किसी मंच पर अनावृत कर रहा हूं, आपने मुझे खोल दिया। तो जब कार्यक्रम खत्म हुआ और हम कॉफी पी रहे थे तो डॉक्टर शेजवार ने मुझसे कहा कि शरद जी, इस बातचीत में निकला क्या? मैंने कहा सर मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब क्या निकला। उन्होंने कहा आप मुझसे बार बार कहते रहे कि मैं विपक्ष के नेता की अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं संभाल पा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उस समय कांग्रेस सत्ता में थी और 10 साल का बहुत मजबूत शासन कांग्रेस का था, तो बड़ी कहानियां और कथाएं थी जैसे इस समय बीजेपी को लेकर है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझ पर बार बार आक्रमण करते रहे और मैं कहता रहा कि आपकी जानकारी गलत है, आपको पता नहीं, हमने दर्शकों को कुछ नहीं दिया। तो उससे हमारी आंख खुली, हमें लगा कि ये तो युद्ध लड़ रहे हैं। एक युद्ध में एंकर चीख रहा है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति डिफेंसिव है, इसका औचित्य नहीं। चलिए मैं अगले सवाल पर आता हूं। राजनीति युवाओं के लिए बहुत कठिन है सर, बहुत कठिन डगर है।
और अब तो आपकी पार्टी के लिए ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह आप मेहमानों के लिए आपका दिल खुला हुआ है, तो वहां तो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसकी मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। जो भी आता है वही दिल में समा जाता है। हालांकि ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस से जो भी आता है वही दिल में समा जाता है। न जाने कितने कांग्रेसियों का प्यासा है समंदर मेरा। तो सर इसमें तो और बीजेपी के खाटी युवा के लिए मुश्किल और बढ़ गई है, उसकी दिक्कत और बढ़ गई है, उसकी चुनौती और बढ़ गई है। कैसे देखते हैं आप? बहुत ईमानदारी से जवाब चाहूंगा, हालांकि आप बहुत साफ बोलते हैं और इसीलिए कई बार परेशानी में भी लोग मानते हैं कि अभिषेक जी उलझ जाते हैं। लेकिन ये शायद आपको आपके पिताजी से विरासत में भी मिला है कि आप अपनी, लेकिन मैं कहूंगा कि फिर भी अपनी मर्यादा और अपनी उन चीजों की, क्या वाकई बहुत कठिन डगर है युवाओं के लिए? मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता और राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए उत्सुक युवाओं के लिए केवल एक लाइन में आपके सवाल का जवाब दे दूं। सोना जब तपेगा तभी कुंदन बनेगा। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी चुनौती के अगर उसने कोई मुकाम हासिल भी कर लिया तो जिस दिन उस मुकाम पर उसे किसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा तो वह उस ऊंचाई से धड़ाम से गिरेगा, उसे ज्यादा चोट लगेगी। चुनौतियों का संघर्ष और परेशानियों का, समस्याओं का सामना करते करते वह अपने बुद्धि कौशल से, अपनी मेहनत से जब किसी मुकाम को हासिल करेगा तो उस मुकाम से उसे कोई हिला नहीं पाएगा, कोई डिगा नहीं पाएगा। तो मैं इन सारी चीजों को, अब चूंकि राजनीति है, हम कोई धार्मिक क्षेत्र में काम नहीं कर रहे, कोई सतयुग नहीं चल रहा, त्रेता युग नहीं चल रहा, ये कलयुग है। और राजनीति की ये सारी चीजें एक प्रकार से मैंडेटरी मान के चलिए आज के समय में। दल बदल होना, अन्य दल के लोगों का अपने दल में आना, अपने दल के व्यक्ति का किसी दूसरे दल में जाना, और कार्यकर्ताओं में एक हतोत्साह का भाव होना या भगदड़ होना, ये अगर कहीं हो रहा है तो वह दल कमजोर है, और जहां नहीं हो रहा है तो वह दल इसलिए मजबूत है क्योंकि वह चुनौतियों का सामना करने के लिए वहां के कार्यकर्ता तैयार है। एडजस्टमेंट की राजनीति हमेशा से इस देश में रही है, बहुत लंबे समय से रही है, वर्तमान में भी है और आगे भी होगी। नए लोग आपकी पार्टी में आते हैं, जिस चीज की हमने शुरुआत की थी आइडियाज, तो नए आइडियाज भी आते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती भी मिलती है। तो इसके लिए हमारे युवा कार्यकर्ताओं को तो तैयार रहना ही चाहिए। काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मुझे ये बताइए कि ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था। नेता पुत्र, अमिताभ बच्चन के पुत्र, उनका भी संयोग से नाम अभिषेक है, सुनील गावस्कर के पुत्र रोहन गावस्कर, जो राजनेता दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, स्वाभाविक तौर पर पुत्र पुत्री उनके मैदान में हैं। उनमें से कई आगे बढ़कर उसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद टिकट के भी अधिकारी होते हैं। लेकिन यहाँ कठिनाई ये है कि आप तो नेता पुत्र हैं, आपके लिए तो लाल कालीन बिछा हुआ है, आपको तो सोने के पालने में झुलाया जाता है, आप तो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर जन्म लिया है। ये सब सुनकर कई बार बहुत चुभन होती होगी, पीड़ा होती होगी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप काफी ठहर रहे हैं, अब आप संभल रहे हैं काफी। इस सवाल को मैंने आपको उकसाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन हाँ, झकझोरने की कोशिश जरूर की है। क्या कहेंगे? शुरू में परेशानी होती थी, वो परेशानी इसलिए होती थी क्योंकि हम शुरू में वैसे ही थे। जब कोई, मैं आपकी ईमानदारी की दाद देता हूं। अंधे से अंधा कह दो बुरा लगता है, कोई बात। जब हम नेता पुत्र थे, ग्लैमर में रहा करते थे, गाड़ियों में घूमा करते थे, लाल बत्ती हम भी लगाते थे, हमें भी आशा होती थी हर जगह हमें अटेंशन मिले, लेकिन हमारी खुद की कोई कमाई नहीं थी। हमने क्षेत्र में कुछ नहीं कमाया था, हमने संगठन में कुछ नहीं कमाया था। उस समय लगता था कि ये तो हमारी विरासत से ज्यादा हमारा अधिकार हम समझते थे कि हम नेता के पुत्र हैं, हम विधायक के पुत्र हैं, हम मंत्री के पुत्र हैं, तो ये हमें मिलना ही चाहिए। हम ही हैं रेहली से आने वाले समय के नेता। ये हमारी
उस समय की सोच थी। तो उस समय कोई कह देता था अरे नेता पुत्र हो यार तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो उस समय बुरा लगता था। लेकिन समय के साथ साथ और पिताजी के मार्गदर्शन में जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, क्षेत्र में आना जाना शुरू किया, अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए, मेहनत की, तो अब इन सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। इन सारी चीज़ों का असर अब हम पे नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता के माध्यम से हमें ये पता है कि अब हम उस श्रेणी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई फ़ोन लगाता है तो अभिषेक भार्गव वहाँ पर खड़ा मिलता है। कोई बीमार होता है, किसी को रक्त की आवश्यकता होती है, किसी को इलाज की आवश्यकता होती है, वह अभिषेक भार्गव को फ़ोन लगाया तो अभिषेक भार्गव अस्पताल में उसकी सेवा करते हुए मिलता है। कोरोना काल में उसके खुद के परिवार के लोग उसकी सेवा नहीं कर रहे थे, लेकिन अभिषेक भार्गव अपनी जान को दांव पे लगाकर वहां पर उसकी सेवा करने का काम कर रहा था। विकास के कार्यों की डिमांड होती है तो लोगों को पता है कि अभिषेक भार्गव से कह दो तो निश्चित तौर पर हमारे गांव का चबूतरा बन जाएगा, हमारे गांव में भवन बन जाएगा, स्कूल बन जाएगा। ये सारी चीजें हम सभी, अभिषेक भार्गव का मतलब अभिषेक भार्गव नहीं है, अभिषेक भार्गव का मतलब अब रैली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। मैं अब रैली विधानसभा क्षेत्र में भैया गोपाल भार्गव का और भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता बन के उभरा। मैं उनका पुत्र बन के नहीं उभरा, और एक कार्यकर्ता के नाते मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, यहाँ की जनता हम पे विश्वास करने लगी है, और अब इन सारे आरोपों का, इन सारी संज्ञाओं का मुझ पर असर नहीं होता। मैं आपका जवाब सुनकर मुझे एक तो पहली चीज़ ये अच्छी लगी कि आप जब ये मानते हैं कि पहले मैं ऐसा नहीं था, बदलने की असली शुरुआत शायद वहीं से होती है। गौतम बुद्ध जब ये कहते हैं कि क्या मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, अपने सारथी से पूछते हैं और वो कहता है महाराज जैसे ये बूढ़ा है ऐसे आप भी बूढ़े होंगे। फिर जब वो बूढ़ा एक दिन नहीं दिखता है तो फिर पूछते हैं वो कहाँ गया, वो जरावस्था के बाद मोक्ष को प्राप्त हो गया। मैं भी मरूंगा, हाँ हाँ आप भी मरेंगे। और फिर कहीं कुछ घटता है। ये हम सबके साथ भी होता है। हम बुद्ध नहीं हैं, कोई तुलना ही नहीं है, बहुत अद्भुत व्यक्तित्व हैं, वो महापुरुष हैं, लेकिन जीवन में हम सब भी तब बदलते हैं जब हमारे साथ कोई बड़ी घटना होती है। आपके साथ भी कोई घटना घटी क्या ऐसी, जहां एकदम से ऐसा लगा छन छना छन छन टूट गया सब कुछ, और फिर एक नया जीवन, नई दृष्टि? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपकी दृष्टि में एक बड़ी अलग 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 बात देख रहा हूं मैं। नहीं सर, ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई जिसको मैं याद रख सकूं या वह मेरे जहन में विस्मृत ना हुई हो। ये तो धीरे धीरे जब हमने क्षेत्र में काम करना शुरू किया, मैं आपको पूरी सच्ची बात बताऊंगा, कुछ भी इसमें झूठ नहीं है, कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। जब हमने कितने वर्ष पहले की बात है ये? वैसे तो हम सर 2003 से काम कर रहे हैं। 2003 में जब पिताजी ने चुनाव लड़ा था तो उस समय हम यंग हो गए थे और उनके चुनाव प्रचार से हमने शुरुआत की थी, और फिर 2007-8 के बाद लगभग परमानेंट यहीं पे। तो ये लगभग 7-8 के बाद की आप शुरुआत मानिए। जब हमने क्षेत्र में जाना शुरू किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो सोच बदली। उसका कारण ये था कि मेरे पिता को सम्मान क्यों मिलता है, मेरे पिता के प्रति क्षेत्रवासियों का विश्वास क्यों है। तो जब ये मैंने जाना कि मेरे पिता को सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि नेता तो है लेकिन हाई प्रोफाइल नहीं है, जो लोगों की पहुंच से दूर हो। मेरे पिता को सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि क्षेत्र का एक आम व्यक्ति उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानता है, और सदस्य इसलिए मानता है क्योंकि मेरे पिता ने अपनी मेहनत की दम पर एक विश्वसनीयता हासिल की कि जब जरूरत पड़ेगी, विपरीत परिस्थिति आएंगी किसी के सामने, तो कोई साथ देना दे, गोपाल भार्गव उनके साथ के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। ये सारी चीजें जब मैंने सोची समझी, तो एक जो
छद्म आवरण मैंने ओढ़ रखा था, उसको मैंने उतार कर फेंक दिया। कमाल है साहब, बहुत बढ़िया। छद्म आवरण। कितने लोग हैं हम में से जो ये कहते हैं कि मैं पहले छद्म, छद्म यानी समझते ही होंगे आप सब, युवाओं के लिए खास तौर पर, यानी मिथ्या। मेरी नाक बहुत सुंदर है, भले ही माफ कीजिएगा प्रभु ने जैसी भी बनाई हो, लेकिन मैं देखता हूं कई बार कि आईने के सामने जब जुल्फें सवारी जाती हैं, भैया माफ करिएगा, कोई, मैं भी कभी युवा था, ऐसा नहीं, अभी भी माशाअल्लाह कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जरा अवस्था में पदार्पण हो गया है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि अरे भैया जो बाल का फुग्गा है 15 मिनट हो गए उसी पर, बाइक पे उसी पे, ऊपर नीचे, तो मुझे लगता है ये छद्म आवरण ही है भैया। क्या है ये? जुल्फें सवारने से बनेगी ना कोई बात, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। ये बात समझने में वक्त क्यों लगता है? क्यों इतना वक्त लग जाता? पिताजी ने कभी कान भी उमेटे? क्योंकि हर पिता उमेटता है दूसरे तरीके से, कान नहीं पकड़ता। बहुत डांटा सर। कोई ऐसा दिलचस्प उदाहरण कुछ अगर आप बताना चाहें तो। अभी भी डांटते हैं, ऐसा नहीं है कि कई चीजें हम लोग क्या है बड़े उसमें, अब चूंकि उनके जैसा अनुभव तो नहीं है राजनीति में, जितनी हमारी उम्र है उससे ज़्यादा उनको राजनीति करते हुए समय हो गया, तो कई चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज कर जाते थे शुरू में। मतलब रात में अगर किसी ने 12-1 बजे फ़ोन लगाया तो हमने नहीं उठाया, और सुबह हमें पता चला कि वो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था और वो आपको फ़ोन लगा रहा था लेकिन आपने उसका फ़ोन पिक नहीं किया, तो उसके साथ दुर्घटना घटित होगी। और सुबह जब हम जागते हैं तो सबसे ज़्यादा डांट, एक बार जो आप कह रहे हो ये है, मतलब, और उसकी ग्लानि भी मेरे अंदर है कि मैं उस रात उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा पाया था। मैं गहरी नींद में भी था और मैं थका हुआ भी था, इसलिए मैंने आलस करके उसका फ़ोन नहीं उठाया, जबकि मुझे पता था फ़ोन बज रहा है। ये आज से लगभग 13-14 साल पहले की ही बात होगी। उस समय मैं सागर में रहा करता था और तिली हॉस्पिटल उस समय हुआ करता था, वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा था। मुझे आज ऐसा लगता है कि अगर मैंने उस समय फ़ोन उठा लिया होता तो शायद उसके साथ दुर्घटना घटित नहीं होती। लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर उस घटना के कारण मेरे पिताजी ने मेरे जीवन में कोई सीख मुझे दी है तो मैं शायद उस सीख से भी वंचित रह जाता। आज उसी डांट के कारण, जो सुबह मेरे पिताजी ने मुझे डांटा कि तुम कैसे इतने असंवेदनशील हो सकते हो, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, कोई गरीब परिवार का व्यक्ति था, तो वो चीज़ आज तक मेरे अंदर है। कभी भी कोई इंसिडेंट होता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले मेरे पिताजी की वही डांट याद आती है और मैं खट्टे से उस व्यक्ति के पास पहुंचता हूं, चाहे 2 बजे हो रात के, चाहे 4 बजे हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कुछ घटनाएं हैं। अब राजनीति में हम हैं, कार्यक्रम भी हम लगातार करते रहते हैं, योजनाएं भी हम बनाते रहते हैं, विकास के कामों से संबंधित, युवाओं से संबंधित, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो जिसकी ऊपर बारीक नज़र मेरे पिताजी रखते हैं। और अक्सर जैसे इसी इंडोर स्टेडियम के कार्यक्रम में जब हम लोगों ने उद्घाटन किया तो खासतौर से वो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं। उनका ये रहता है कि कोई ऐसा वर्ग ना हो जो छूट जाए। आप अगर कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसमें आपका समय भी लग रहा है, जिसमें आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, जिसमें सारी तमाम व्यवस्थाएं लग रही हैं, तो उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को और हर वर्ग तक आप व्यवस्था पहुंचाने का काम करो। तो कई बार डांट पड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन द स्क्रीन में आपको नहीं बता सकता हूँ लेकिन एक जो चीज़ मैंने आपको बताई कि वो मुझे आज तक याद है और मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उस सीख के माध्यम से हम लोगों को संवेदनशील रहने की सीख जो पिता के द्वारा मिली, वह मेरे लिए जीवन में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ मैं गोपाल जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये सीख अपने युवा पुत्र को दी और ये बहुत बहुमूल्य सीख है। मैं एक छोटा सा अनुभव आप लोगों के साथ साझा करता हूँ शेख जी। 2015 में मध्य प्रदेश विधानसभा की तरफ से पत्रकारों का मध्य प्रदेश के एक दल हम दिल्ली गए
और संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले। थोड़ी सी अनौपचारिक चर्चा शुरू हुई तो नरेंद्र मोदी जी ने इसी मिजाज का एक किस्सा हमें सुनाया। उन्होंने कहा, मैं गुजरात का जब मुख्यमंत्री था तो रात 3-3 बजे मैं फ़ोन उठाता हूँ जब मुख्यमंत्री था। प्रधानमंत्री का क्या स्टेटस है ये हमने भी नहीं पूछा, मुझे ध्यान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 बजे मेरा फ़ोन बजा और एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं इस जगह से बोल रहा हूँ और यहाँ मेरे घर के पास मुझे एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम चैतन्य हो गया कि आतंकी हमला, बम विस्फोट तो नहीं। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे घर के पास 1.5 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है, मुझे लगता है ये ट्रेन टकराने का कुछ आवाज़ है। मैंने नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमसे कहा कि मैंने पूछा डीजीपी से, उनको पता नहीं था, सीएस से पूछा, चीफ सेक्रेटरी से, उनको पता नहीं था। लेकिन ये सूचना हमको मिल गई तो मैं खुद करीब करीब सुबह 5 बजे घटनास्थल पर पहुंच चुका था और हमने वहां ट्रैक क्लियर किया, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया और सुबह करीब करीब 9 बजे तक उस ट्रैक पर यातायात बहाल हो गया था। और उनका ये भी कहना था, उनका दावा था, उस समय दूसरे दल की सरकार थी और उसके जो मंत्री थे, रेल मंत्री, वो बिहार से आते थे। तो वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने ख़ास अंदाज में कहा कि ये नरेंद्र मोदी जादूगर है, ये सब पटरी बर्फ से धुलवा के साफ करवा दिया है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ कोई घटना हुई थी। तो इन्फॉर्मेशन ही ताकत है। जैसा हम कहते हैं कि आज हम सूचना के युग में हैं, अगर आपके पास पहले सूचना पहुँच जाए तो आप किंग हैं। मैं राइजिंग रैली, जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ। रैली में स्विमिंग पूल, रैली में जिम, और ऐसा जिम की जो भोपाल और इंदौर में मैंने देखा है। मुझे पता चला गोपाल जी भी वहाँ कार्डियक एक्सरसाइज के लिए रेगुलर आते हैं। बढ़िया स्टेडियम इससे लगा हुआ, ये ऑडिटोरियम हम जहाँ बात कर रहे हैं और जहाँ के एयर कंडीशनर से अब मैं थोड़ी सी शिवरिंग, हल्की सी ठंड भी महसूस कर रहा हूँ। मतलब ये मेरे लिए एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कल्पना से बाहर है। ये क्या चीज़ें आप जब अपनी युवा टीम के साथ आए, या गोपाल जी का भी चिंतन यही रहा कि जो बड़े शहरों में है, क्योंकि हमने यहाँ वाईफाई जोन भी बहुत पहले सुन लिया था, यहाँ संस्कृत का एक विद्यालय भी है जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों के बच्चे भी हैं, 18 स्टेडियम हैं और तमाम चीज़ें हैं। ये सोच कहाँ से जहन में थी? ये सोच पिताजी की शुरू से रही है। जब शुरुआत में उन्होंने मंत्री पद संभाला तो उस समय मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने की ज़्यादा आवश्यकता थी। रोड्स, स्कूल, हमारे लिए बिजली की व्यवस्था, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था। तो शुरुआत के तो 5-7 साल हम लोगों ने उसी पर काम किया कि कनेक्टिविटी, सड़कों की 12मासी आवागमन लोगों का कैसे हो। तो मैं आपको बता दूं कि शायद ही हमारी विधानसभा में 3 या 4 गांव ही ऐसे रहे होंगे, चूंकि वो अभ्यारण्य क्षेत्र में आते हैं, जो पक्के मार्ग से ना जुड़े हों। बाकी हर गांव में हमारे यहाँ एक तरफ से नहीं, 2-2, 3-3 तरफ से, और कई गांव तो हमारे ऐसे हैं जो जंक्शन बने हुए हैं, 4-4, 5-5 तरफ से डामलीकृत सड़क उन तक जाती है। कोई भी गांव का व्यक्ति हमारे यहाँ बारिश काल में अपने गांव में फंसकर नहीं रहता। उसका मूवमेंट 12 महीने ब्लॉक मुख्यालय से, तहसील मुख्यालय से और जिला मुख्यालय से हमेशा बना रहेगा। जहाँ कहीं भी छोटे छोटे पुलों की आवश्यकता थी वहाँ पर हमने पुल बनाए हैं, जहाँ छोटे पुलों को बड़ा पुल करने की आवश्यकता थी हमने वहाँ पे बड़े पुल बनाए। तो ये शुरुआती आवश्यकताएं थी। स्कूल कम थे हमारे पास, हायर सेकेंडरी स्कूल कम थे, 12th के स्कूल कम थे। उन सारी चीज़ों को हमने शुरुआती सालों में काम करने का प्रयास किया। फिर जब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी 80 to 90% अगर हम उन चीज़ों को अचीव कर गए, तो फिर उसके बाद पिताजी ने कहा कि अब हम सौंदर्यीकरण की तरफ बढ़ें। मूलभूत व्यवस्थाओं के बाद हम सौंदर्यीकरण की ओर बढ़ें कि जो, और उनका यही कहना था कि हमें तो भोपाल जैसी सुविधाएं अपने क्षेत्र में चाहिए, क्या हो सकता है। कई बार पिताजी कहते हैं कि अपन और क्या बनवा सकते हैं।
तो उसी का एक उदाहरण है कि जब उन्होंने कहा कि हम और क्या बनवा सकते हैं, तो हमारी पूरी टीम ने खोजा, मंथन किया, और ये एक ऑडिटोरियम, उसकी एक वानगी है, एक उदाहरण है आपके सामने, ये हम लोगों ने बनवाया। कई ऐसे काम हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं के बाद शुरू होते हैं, लेकिन वह आपके क्षेत्र को एक पहचान दे जाते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों में हमारा, चाहे ऑडिटोरियम मान के चलिए, चाहे स्विमिंग पूल मान के चलिए, चाहे जिम मान के चलिए, चाहे स्टेडियम्स मान के चलिए, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं आपको गिनाने, शादी घर हमारे यहाँ बहुत सारे बने। ये एक कॉन्सेप्ट मेरे पिताजी का ही था। कई बार जो एक सीज़न होता है बारिश के आसपास का, जब शादियां ख़त्म होना शुरू होती हैं, या फिर ठंडों में भी कई बार बारिश हो जाती है, तो लोगों को गांव में कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, और अगर शहरों में बने बनाए बैंक्वेट हॉल्स में जाएंगे तो लाखों का खर्चा रहता था। तो लोग इस स्तर पर कसमसा के रह जाते थे कि हम क्या करें। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे पिताजी ने ही सबसे पहले इस पूरे मध्य प्रदेश में शुरू किया था, शासकीय शादी घरों का। गड़ाकोटा में, रहली में, शाहपुर में और हमारी विभिन्न ग्राम पंचायतों में कम से कम 20 जगह हमने ऐसे शादी घर बनाए हुए हैं, जहां पर अलग अलग स्तर पर 500 से लेके 1000-1500 लोग एक हॉल के अंदर आके 12 महीने किसी भी मौसम में अपने कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। ये सोच मेरी नहीं है, मैं नहीं सोच पाया उतने आगे तक, ये उनकी सोच थी। स्टेडियम बने, ये उनकी सोच थी। हम चीज़ों को फिनिशिंग टच दे देते हैं। हमारी टीम उनके सोचे हुए कामों को, उनके लाए हुए कामों को फिनिशिंग टच हम लोग देना शुरू करते हैं। जैसे आप रात में आएंगे तो रोड लाइट्स वगैरह, ये हम लोगों का काम है कि भाई इसको हमने सजा दिया। जब चीज़ें हमें मिल गई, रोड मिल गई, तो हमने रोड को सजाने का काम किया। रोड ही नहीं होती तो हम क्या सजाते। अब हम लोग धीरे धीरे गड़ाकोटा से लगे हुए, जो हमारे, जैसे हमारा रहली है, अभी रहली में कांग्रेस के नगर पालिका की अध्यक्ष रहे 10 साल, तो कहीं ना कहीं नगर पालिका से संबंधित जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वो कम हुए। हमारे स्तर पर जितने काम हम वहाँ पर करवा सकते थे, हमने वहाँ पर करवाए। अब हम ब्यूटिफिकेशन का काम रहली नगर में कर रहे हैं। वहाँ भी रोडें चौड़ी हो रही हैं, वहाँ भी लाइटिंग का काम शुरू है, वहाँ पर भी इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं, और आने वाले समय में वहाँ पर एक बड़ा पुल, ब्रिज का निर्माण होने जा रहा है, जिसका काम लगा हुआ है, और संभवतः 6 महीने में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो उसके आसपास हम पूरा क्षेत्र विकसित कर रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से बच्चों के लिए पार्क हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको देख के ऐसा लगता है कि अगर किसी शहर में हो जाती हैं तो कि हम किसी बड़े शहर में आ गए। मुझे कहते हुए खुशी है कि आप जबलपुर से लेके भोपाल तक कहीं जाएंगे तो गड़ाकोटा जैसी बस्ती, गड़ाकोटा जैसा सुंदरीकरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि हम जबलपुर से निकलते हैं, भोपाल तक जाते हैं, तो किसी छोटे से नगर में इतना डेवलपमेंट हमें कहीं मिलता नहीं। ये कई बार इन चीज़ों पर जब चर्चा होती है तो मैं यही बात कहता हूं कि इन पर सबसे जो इन चीज़ों के होने का कारण है वह गोपाल भार्गव जी है। मेरे पिता अगर रात में 3 बजे भी लौट रहे होंगे, और जो लैंप्स हमने रोड पर लगा है, अगर उसमें एक लैंप भी बंद होगा, या तो तत्काल उसी समय या फिर सुबह मुझे, नगर पालिका अध्यक्ष को या सीएमओ को फ़ोन पहुंचेगा, चाहे 3 बजे रात में पहुंचे, चाहे सुबह पहुंचे, कि तुम्हारा फलानी फलानी जगह पर बल्ब फ्यूज है, आज ही बदलवा देना। जब वो इन सारी स्थानों पर आते हैं जो हम लोगों ने डेवलप किए हैं, तो एक एक चीज़ को वह छू कर, देख कर, हिलाकर देखते हैं कि हम 6 महीने बाद आए हैं, 1 साल बाद आए हैं, तो यहाँ की व्यवस्था क्या है। अगर धूल भी यहाँ पर मिलेगी तो हम सभी को डांट पड़ती। ऐसा नहीं है कि चूंकि चीज़ गवर्नमेंट की है, हमने उसको बनवाया। अधिकांश जगह यही होता है कि हमने बनवाया और भूल गए, गवर्नमेंट को सौंप दिया, जो भी निकाय उसको संचालित करेगा उसके ऊपर उसकी जवाबदारी सौंप दी। हमने तो अपना नाम बाहर लिखवा लिया, भूमि पूजन हो गया, लोकार्पण हो गया, और अपन फ्री हो गए, अपन ने मंचों से उसकी वाहवाही लूट ली, सारी चीज़ें। लेकिन मेरे पिताजी फ्री नहीं होते। उन्हें पता है कि ये एक धरोहर हमने अपने क्षेत्र को दी है, तो भले ही कोई निकाय इसको संचालित कर रहा हो, लेकिन सबसे पहले तो जवाबदारी मेरी ही है उसको मेंटेन करने की, और समय समय पर वह सारी चीज़ों का मेंटेनेंस किसी न किसी मद से करवाते ही रहते।
मुझे लगता है कि ये तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए एक अच्छा मंत्र है। बहुत सारे लोग करते ही हैं ये काम, लेकिन आप कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होते। बिल्कुल। और सफाई और मेंटेनेंस एक ऐसी ही आदत है, क्योंकि मैं भी देखता हूं कि इतने सुंदर सुंदर भवन सरकारी मदद से, सहायता से बन जाते हैं, लेकिन मैं चंद वर्षों के बाद ही मैं जब देखता हूं, मैं नाम नहीं लूँगा, राजधानी भोपाल में एक बहुत भव्य भवन है, बहुत महत्वपूर्ण भवन है। उसके लिए हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे वरिष्ठ, मेरे मार्गदर्शक गुरु अब इस दुनिया में नहीं है, उनको प्रणाम करते हुए वो जब कहते थे तो हम लोग व्यंग भी बहुत अच्छा लिखते थे। वो उस भवन के लिए कहते थे परम भव्य चरम अनुपयोगी। तो हम परम भव्य बना लें और चरम अनुपयोगी रहे वो, कि आप उस भव्य भवन में जाएं और टॉयलेट इस्तेमाल करने का दिल ना करे आपका, कालीन की धूल आपका मुंह चिढ़ाए। लेकिन ये जिम्मेदारी अभिषेक जी की या गोपाल भार्गव जी की नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं अधिकांश सरकारी भवनों में लोगों को ऐसे देखता हूं कि फ्लश में पानी है, टंकी भरी है, लेकिन फ्लश का इस्तेमाल नहीं है। सर, ये करने के लिए प्रभु भी धरती पर नहीं आएंगे और आपका जनप्रतिनिधि भी नहीं उतरेगा। मैं इसी सागर विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ और टॉयलेट्स की मैंने स्थिति देखी है। मैंने तो गांधीवादी तरीका अपनाया था, मेरे मित्रों ने मेरी आलोचना भी की। मैंने कहा भैया मैं तो साफ करूँगा और साफ करके ही उपयोगकर्ता बनूंगा इसका। तो मैं 3-4 घड़ों में पानी भर के रख लेता था और सुबह सबसे पहला काम करता था कि अपने हाथ से उसकी सफाई करता था। और उस तरीके की वजह से मुझे जीवन में कभी समस्या नहीं हुई। अगर टॉयलेट खराब मिला तो मैं ब्रश मंगाकर वो करके आज भी सफाई करने में जुट जाता हूँ, उससे कभी कोई समस्या नहीं हुई। खैर, ये बताइए कि गढ़ा कोटा, और जैसा आपने जूदेव जी का नाम लिया, तो इस शहर की एक ऐतिहासिक विरासत भी मुझे समझ आती है, जिसके बारे में मैं बहुत अधिक नहीं जानता हूँ। थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। और इतना सुंदर नगर है, मैं खुद सहमत हूँ, तो क्यों ना इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी आप सोच ही रहे होंगे, हो सकता है कुछ, कि आसपास का कुछ ऐसा सर्किट डेवलप करें कि मैं अगर भोपाल से जबलपुर जा रहा हूँ या जबलपुर से भोपाल जा रहा हूँ तो गढ़ा कोटा और इसके आसपास कुछ चीज़ों में ठहर भी जाऊँ, कुछ बुंदेली व्यंजनों का लुत्फ भी लूँ और गढ़ा कोटा को भी घूम लूँ। 15 मिनट तो लगने हैं मुझे। जी ज़रूर। मैंने जैसा शुरू में कहा था, जब मैं अपनी बात मंच से रख रहा था, कि मैं आइडिया लेना पसंद करता हूँ। आपने मुझे एक अच्छा आइडिया दे दिया। हम अपने क्षेत्र को पर्यटन के रूप में जरूर विकसित कर सकते हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि हम लोगों ने इस दृष्टि में सोचा नहीं। कोशिश तो की हम लोगों ने, हमारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनको हम लोगों ने डेवलप किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको हम संरक्षित करने का प्रयास कम कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने इस दृष्टि में सोचा नहीं कि हम अपनी विधानसभा क्षेत्र को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करें। हमारे यहाँ नौरादेही अभ्यारण्य है, धीरे धीरे वह डेवलप हो रहा है। आने वाले समय में एक बड़ा पर्यटन का केंद्र वह बनेगा। कितनी दूर है आपके यहाँ से नौरादेही? वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी? मतलब उसका एक एरिया है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगता है। रहली से मात्र 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर नौरादेही अभ्यारण्य शुरू हो जाता है। यहाँ से आप मान के चलिए 30-40 किलोमीटर मैक्सिमम होगा। तो वो एक बड़ा स्पॉट, चूँकि सरकार के सहयोग से वहाँ पर टाइगर्स भी आए हैं और उनकी संख्या बढ़ भी रही है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर टूरिस्ट स्पॉट हब के रूप में वो डेवलप होगा। और हम सभी लोग प्लान करेंगे उसको और डेवलप करने का। और उसके साथ साथ हम जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं उनको भी क्या कहना चाहिए, टूरिस्ट सर्किट में लाने का काम करेंगे, ताकि लोग यहाँ पर जो निकलने वाले हैं उन्हें सहजता से उन सारी चीज़ों के दर्शन हो पाएँ और वह उसका लुत्फ उठा पाएँ। ये आपका आइडिया मुझे जमा है और मैं इस पर काम भी करूँगा। बहुत धन्यवाद, और ये अच्छी सोच है। गोपाल भार्गव जी की तरफ मैं अगर आऊँ तो मैंने देखा है कि उनके स्वभाव में एक निडरता भी है। कई बार हम पत्रकारों के पास उनके फ़ोन आते हैं तो बड़ा उनका जो ठेठ बुंदेली लहजा, हाँ शरद जी इस बार हम प्रचार नहीं करेंगे, हैं ठीक है, निकलेंगे नहीं इस बार,
हमने तय कर लिया इस बार। हमने कहा अरे आप प्रचार नहीं करेंगे इस बार? हम नहीं करेंगे, देखे अपने को भी तोलें जरा, कितना लोग हमसे प्यार करते हैं। हमने कहा गजब व्यक्ति हैं सब, यहाँ आदमी बैठ के, मैंने कहा बैठ के चुनाव जीत जाएंगे। बोले फिर काहे कि राजनेता अगर नहीं जीत पाए तो? हमने कहा नहीं जीत पाए तो वो बेघर बैठेंगे। हमने कमाल है साहब। तो ये है, ये एक राजनेता अपनी ताकत को तौल रहा है। 2013 में शायद वो प्रचार जी, करने के लिए नहीं निकले 2013-18 थे। हाँ, 18 में भी नहीं निकले। कभी वो सिनेमा के टिकट आपकी पुश्तैनी, यहाँ जो पुराना सिनेमा हॉल है वहाँ भी बैठ जाते हैं। और बुंदेली व्यक्ति की एक बड़ी खास बात होती है कि वो जितना सरल है, जितना मित्रवत है, उतना ही निडर भी है। आला उदल की भी बात कर लीजिए, या बुंदेली शासकों की बात कर लीजिए, या बुंदेली व्यक्ति की बात कर लीजिए। क्योंकि सागर में पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान मुझे बुंदेली मित्रों का अनुभव हुआ, तो मैंने देखा कि वो खास जो उनका अंदाज है, शरद जी, वो जी में जो माधुर्य है साहब, ये दुनिया में कहीं नहीं है। तो हमें बड़ा आनंद आता। हमने कहा यार, तो ये जो जी लगाते हो ना शरद जी, पधारे आप आए हैं, कितना रुकेंगे थे, बैठो यार जरा। तो इसका जो माधुर्य है वो अद्भुत है, लेकिन उसकी आक्रामकता भी अद्भुत है। क्योंकि जब युद्ध हुए हॉस्टल में, तो हमने वो भी देखा कि बांदा वालों से, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के बांदा का ग्रुप अलग चलता है सागर में, और लोकल का ग्रुप अलग चलता है। तो बांदा का ग्रुप भी एक वीरेंद्र शर्मा जी हमारे समय में होते थे, तो उनसे बड़ा पंगा चलता था। तो वहाँ हमने बुंदेली रणवीरों का शौर्य भी देखा है, प्रणाम करता हूँ उनको मैं। मुझे ये बताइए कि 40 सालों से अधिक का ये रिश्ता, जनता भी बहुत अनौपचारिक हो जाती होगी आपसे, गोपाल जी से, ये करिए, ये गलत किया, क्योंकि हमने गोपाल जी की बैठकों में कई बार देखा। जी बिल्कुल आपने सही कहा। 40 साल का ये जो सफ़र है मेरे पिता का, उस सफ़र की सबसे खास बात जो है वह यही है कि हमारे यहाँ औपचारिकता चलती नहीं, हमारे यहाँ मध्यस्थता चलती नहीं, हमारे यहाँ फलाने को लेकर आना तब तुम्हारा काम होगा, चलता नहीं। हमारे यहाँ तो लोग डायरेक्ट, किसी की मोटरसाइकिल पकड़ी जाए, कोई एक आरक्षक हो, किसी चौराहे पे चेकिंग लगाया हो, तो किसी की मोटरसाइकिल पकड़ ले और उसे मात्र 50 रुपये का चालान होना हो, तब भी वह चालान नहीं देता, वह सीधा मंत्री को फ़ोन लगाता है कि लो गोपाल भार्गव से बात कर। और मेरे पिता कभी भी झिझक के या चिढ़ के ये नहीं कहते अरे तुम 50 रुपये के लिए मंत्री को फ़ोन लगा रहे। वो बाकायदा सामने वाले से बात करते हैं और उसकी समस्या का हल करते हैं। आप कभी भी, आप तो कई बार ऐसे समय में आए होंगे जब क्षेत्र के लोग उनसे मिल रहे होंगे। आज सुबह की एक बात है कि हमारे मुरलीधर कुर्मी जी हैं, कुमरई के वरिष्ठ हैं, मेरे दादाजी से उनके संबंध रहे हैं, मलिया के रहते हैं कुमरई में। आज वो दोनों पति पत्नी आए थे, पत्नी थोड़ा अस्वस्थ थी, तो आते ही साथ मुझसे लड़ने लगे। कुछ जबलपुर के लोग बैठे हुए थे, आए थे काम से, तो तुमने कहा फ़ोन नहीं लगाओ, अब हम तुमसे कितनी बार कहे हैं, तुम अब वहीं फ़ोन लगाओ। उस सेक्रेटरी को, जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी है, उसको फ़ोन लगाने के लिए कह रही थी। हमने कहा होगा, अरे कुटी के पैसा नहीं डरे, तुमने कह दी थी डरवा है, अभी तक नहीं डरे, तुम तो अब वहीं लगाओ। नहीं हम लगा, अरे के ले अब वहीं लगाओ, अब वहीं लगाओ। मैंने फ़ोन लगाया, बातचीत की, तुम उससे कहो कि अब वहीं पैसा डालो, आज ही डालो। हमने कहा भैया पैसे डाल देना यार उसके जल्दी। तो वो जो जबलपुर के लोग बैठे थे वो बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे थे कि ऐसा भी होता है यार कि कोई एक ठेठ ग्रामीण महिला आके और मंत्री या मंत्री के बेटे को ऐसा हाथ पकड़ के उसका कुर्ता खींच के बात करती। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आपके इधर तो गजब लोग हैं। हमने कहा यहाँ का नेता गजब है, इसलिए यहाँ के लोग गजब हैं। हम लोगों ने कभी अपने आप को ऐसा माना नहीं कि हम विधायक हैं या मंत्री हैं या कुछ बड़ी पोस्ट पे हैं तो लोगों का व्यवहार हमसे ऐसा शालीन होना चाहिए, या हम लोगों को मर्यादाओं में बांधे, या हम लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ाए। नहीं, जैसा परिवार में होता है, कोई भी व्यक्ति परिवार में कैसे भी शब्दों में अपनी बात कर लेता है, उसका कोई बुरा नहीं मानता। तो ना ही इस क्षेत्र की जनता अपने नेता का बुरा मानती है, ना ही नेता जनता का बुरा। बहुत बड़ा मंत्र है ये, बहुत बड़ा मंत्र है उन युवा नेताओं के लिए भी जो हो सकता है राजनीतिक घरानों से आते हों, हो सकता है कि अपनी राजनीति की ज़मीन खुद तैयार कर रहे हों।
पहली चीज तो यही है कि जनता जैसे हो जाइए, जनप्रतिनिधि होते हुए भी जनता हो जाइए। आप उनकी डांट भी सुनिए, उनका कुर्ता खींचना भी सुनिए, उनका हिस्सा हो जाओ आप। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुए, फिर एक बशीर बद्र का शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। अगर दूसरा लगेंगे तो जनप्रतिनिधि नहीं है। फिर आप तो ऐसा चोला पहनिए, ऐसा पुलोवर पहनिए कि जनता जैसे ही लगिए, जनता से अलग लगे। अगर अंतर दिखने लगा, लाल बत्ती, रुआब दुआब, अरे दूर हटो यार, क्या क्या चिड़चिड़ कर रहे हो, जबरदस्ती नहीं चलेगा। कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि हमें अवार्ड सेरेमनी की तरफ भी बढ़ना है। मैंने सुना आप यहाँ ट्रेनिंग भी कराते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जी। इंदौर की आपने एक लीडिंग एजेंसी के साथ आपने टाई अप किया हुआ है। जी। मैंने ये भी सुना कि आप पुलिस कांस्टेबल्स और इस तरह के एग्जाम्स के लिए आप स्टेडियम का इस्तेमाल करते हैं। जी। वहाँ भी आप प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, आपके जिम का भी इस्तेमाल होता है। इस पर थोड़ी रोशनी डालिए, और कुछ फ्यूचर की आपकी जो स्कीम्स हैं उन पर भी, फिर हम कंक्लूड करेंगे इस बात। जी ज़रूर। ये सारी चीज़ें रोजगार से संबंधित हैं। हम सीधा रोजगार किसी को दे नहीं सकते, तो कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि किसी बड़े स्तर के लिए अपने यहाँ के युवाओं को उतना पॉलिश्ड कर दें, उतना तैयार कर दें कि वह कहीं बड़े शहर के लोगों से अपने आप को कमतर ना समझे, और उन सारी जो हमारे कार्यक्रम चलाते हैं उनके माध्यम से वह इतना सक्षम हो जाए, वह इतना कहना चाहिए कि पॉलिश्ड होकर इतना तैयार हो जाए कि वह उन सारी चीज़ों को फेस कर सके। जब ये एग्ज़ाम्स निकलते हैं कांस्टेबल के, पटवारी के, शिक्षकों के, भर्तियां निकलती हैं, तो इनकी तैयारियों के लिए एक कम से कम गड़ाकोटा और रहली के स्तर से बहुत ऊंचे स्तर पे आपको कम से कम कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में देखा कि कई होनहार विद्यार्थी जिनका बुद्धि विवेक बहुत अच्छा है, लेकिन आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं, ये सारी चीज़ें वहीं से निकल कर आई। हमने सोचा क्यों ना हम ये सारी चीज़ें अपने क्षेत्र में दें, गांव के बच्चों को गांव में ही दें, लेकिन दें अच्छी क्वालिटी की, निःशुल्क दें, ताकि इन सारी चीज़ों का उपयोग करके वह बच्चे अपना भविष्य बना सकें। बुद्धिमान हैं, हुनरमंद हैं, लेकिन आर्थिक विपन्नता के कारण वह उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहीं पर इसलिए लेकर आए कि गांव के गरीब व्यक्ति को, युवा साथी को हम यहाँ पर उस स्तर की कोचिंग प्रोवाइड करा दें। चाहे वह फिजिकल ट्रेनिंग की बात हो, हम फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ पर दिलाते हैं, सारे गाइडेंस उन्हें देते हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, युवाओं के लिए चेस्ट कितना होना चाहिए, आपको गोला कितनी दूर फेंकना है, आपकी रनिंग कितने मिनट में निकालनी है, आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, और पूरा मोटिवेशनल स्पीचेस भी हम वहाँ पर इन सारे शिविरों में कराते हैं। प्रत्येक वर्ष मैं फिजिकल ट्रेनिंग कैंप लगाता हूँ। जनवरी में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती से शुरू करते हैं हम लोग, और 10 दिन का कैंप लगाते हैं। और हमारी जो कोचिंग है गोपाल जी क्लासेस के नाम से, वह चल ही रही है, अभी रहली में चल रही है, जिसमें 350 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी ऑडिटोरियम में लगभग 6 महीने वह क्लासेस चली है। कोरोना के कारण वह क्लासेस बंद हुई थी, और ऑनलाइन क्लासेस हम अभी भी चला रहे हैं। वो सारे बच्चे ऑनलाइन हमारी क्लासेस से जुड़े हुए हैं, उस पर उनके सारे डाउट्स हम क्लियर करते हैं, नया पाठ्यक्रम हम उन्हें देते हैं, और एग्ज़ाम्स भी हम ऑनलाइन ही बच्चों का लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कि जब कभी ये नौकरियां निकलें तो केवल पैसों के अभाव में हम तैयारी नहीं कर पाए, इस प्रकार की कसक कम से कम रहली विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के मन में मैं कभी लाने नहीं दूंगा। मैं अपने आप को रहली विधानसभा क्षेत्र के बच्चे बच्चियों का, युवाओं का, अपने आप को बड़े भाई के रूप में देखता हूं। मैं उनका बड़ा भाई हूं। अगर आप गोपाल भार्गव के अपने पिता के रूप में देखते हैं तो यह मेरी जवाबदारी है कि बड़े भाई के रूप में मैं रहली विधानसभा क्षेत्र के युवाओं का संरक्षण करूं। ये बहुत सराहनीय बात है, बेहिचक मैं ये कहूँगा। मैंने यहाँ आकर ये भी सुना कि आप एम्बुलेंस की व्यवस्था करके भोपाल, अगर ज़रूरत पड़ती है, ईश्वर ना करे किसी भी परिवार को इस संकट से दो चार होना पड़े, लेकिन जीवन है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं,
तो निशुल्क जाती है एम्बुलेंस और भोपाल आती है। फिर मैंने ये भी सुना कि एक खारी वाहन भी है। सर कई ऐसे प्रकल्प हैं जो शासकीय योजनाओं से इतर हैं, उनसे अलग हैं, और जिसमें ये भी सम्मिलित है। मैं आपको गिना दूं, ये बहुत लंबे समय से, चूंकि पिताजी ने समाज के बीच में काम किया है तो समाज की पीड़ा को समझा। खारी विसर्जन कहने में छोटा लगता है, अंत्योष्टि सहायता कहने में छोटी लगती है, लेकिन इसके सामाजिक मायने बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ मान्यता है कि हम नर्मदा जी में जाके अस्थियों का विसर्जन करते हैं कम से कम, या फिर जिसकी व्यवस्था होती है वह इलाहाबाद में गंगा जी जाकर अस्थियों का विसर्जन करता है। तो कई बार हमने देखा कि कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होकर जिसका देहांत हुआ, तो सबसे पहले उसकी खारी विसर्जन के लिए आपको यहाँ से 150 किलोमीटर दूर बरमान जाना पड़ेगा अस्थि विसर्जन के लिए। और एक गरीब परिवार के लिए 150 किलोमीटर दूर अस्थि को ले जाना, आप समझ सकते हो कि बेयर मिनिमम 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा उसका वहां पर आ जाएगा। लेकिन क्या यह संभव है कि वह अस्थियों का विसर्जन वहां करने ना जाए? वह जाएगा, कर्जा करके जाएगा, सामान बेच के जाएगा, लेकिन उसे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक जो हमारा सामाजिक तरीका बना हुआ है, जो परंपराएं बनी हुई है, उन चीज़ों का निर्वहन करने का एक दायित्व भी और दबाव भी ऊपर रहता है। ये मेरे पिताजी ने समझा, उन्होंने कहा क्यों ना हम पर डे एक गाड़ी चलाएं, जहां कहीं से भी फोन आए कि हमारे यहाँ निधन हुआ है, तो उनके 2 लोगों को अपनी गाड़ी में अस्थियों सहित बिठा लें और बरमान घाट पर ले जाएं और अस्थियों का विसर्जन कराएं। केवल इतना ही नहीं कि हम जाकर वहां पे सीधी अस्थियों का विसर्जन कराते हैं। माननीय भार्गव जी ने वहां पर एक पंडित जी की भी व्यवस्था कर रखी है, वहां पर एक नाई की भी व्यवस्था कर रखी है, और वहां पर एक नाव की भी व्यवस्था कर रखी है कि पंडित जी पूरे संस्कार कराएंगे, नाई वहां पर मुंडन करेंगे और उस नाव से ले जाके बीच नर्मदा जी में अस्थियों का विसर्जन कराया जाएगा। राजनीति से इस चीज का कोई लेना देना नहीं। अस्थि विसर्जन के बाद एक और बड़ा दायित्व, एक बहुत बड़ा दबाव होता है 13वीं का। जिस व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से हुई हो, जिसका घर बार वैसे ही कर्जदार हो, उसके लिए पुनः 200-500 लोगों की 13वीं कराना, बेयर मिनिमम गांव में 50 लोगों की 13वीं तो आपको करानी ही पड़ेगी। उसका खर्चा कितना होता होगा? और फिर कई समाजों में, कई स्थानों पर पंच बैठ के निर्णय करते हैं कि मेन्यू क्या होना चाहिए। वैसे ही वह व्यक्ति परेशान है, दुखी है, उसका अपना प्रिय खोया है, कर्जे से परेशान है, और उसके ऊपर एक और दबाव। तो यहां से एक चीज निकल के आई कि हम लोगों के लिए अंत्योष्टि सहायता भी देंगे, हम उनके लिए आटा भी देंगे, हम उनके लिए तेल भी देंगे, हम उनके लिए नमक मिर्च, मतलब कम से कम 100 लोगों की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था का सामान हमारे यहाँ से जाता है। जबरदस्त बात है ये, और एक राजनीतिक पहल के लिए मेरा सम्मान और बढ़ जाता है कि दूसरे की मनोभावनाओं। जी, जो आप एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, वह भी लगातार, इसके पूर्व में क्या होता था कि चूंकि इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इत्यादि की व्यवस्थाएं भोपाल में भी नहीं थी, गिनती के हॉस्पिटल हुआ करते थे। सागर में भी लेदे के जिला चिकित्सालय था, तो लोग जब बीमार होते थे तो या तो हमारे यहाँ से लोग नागपुर जाते थे या जबलपुर जाते थे। भोपाल आवागमन कम था, और छोटी सी छोटी बीमारी में भी हजारों लाखों रुपए उनके लग जाते थे। तो ये चीज़ हम लोगों ने जब देखी तो माननीय मंत्री जी ने अपने बंगले पर यहाँ से जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार से कहना चाहिए एक छोटा अस्पताल शुरू किया। वहाँ पर लोग जाते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ जाते हैं, हमारा वहाँ पर स्टाफ है, दूसरे दिन सुबह उन मरीजों को लेकर संबंधित अस्पतालों में जाता है, एडमिट कराता है, उनके इलाज की निःशुल्क व्यवस्था करवा के, उन्हें एडमिट करवा के और उनके खाने पीने की, उनके और उनके परिजनों की व्यवस्था करवाते हैं हम लोग। अभी वर्तमान में जो नई चीज़ हम लोगों ने शुरू की है वह एम्बुलेंस है। हमारे यहाँ से प्रत्येक रविवार को 2 एम्बुलेंस भोपाल जाने के लिए निकलती हैं और वहाँ से बुधवार को वापस आती हैं। हमारा एक कॉल सेंटर चलता है यहाँ पर गोपाल जी हेल्पलाइन के नाम से। जिस किसी व्यक्ति को, जिस किसी मरीज को भोपाल जाना है, चाहे वह कैंसर के इलाज के लिए जाना हो, चाहे वह बाईपास सर्जरी के लिए जाना हो, चाहे वह स्पाइन सर्जरी के लिए जाना हो, किडनी, हार्ट और लीवर से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हों उनसे जाना हो, उनके लिए जाना हो,
तो हमारे यहाँ पर उनका पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता है और हमारे घर से निवास से वह दोनों एम्बुलेंस निकलती हैं, उनको उनके परिजनों को लेकर वह बंगले जाती हैं। बंगले में उनकी रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ का स्टाफ उन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाता है, उनके इलाज की व्यवस्था, ये एक पूरा सिस्टम हमारा चलता है। अभी कल ही हम लोगों ने डेंगू के लिए एक विशेष हमारी योजना शुरू की है। डेंगू मरीजों के लिए पूर्णतः निःशुल्क इलाज की व्यवस्था अब हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं कल ही एक गांव में गया था जहां पर 2 युवा लोगों की डेथ डेंगू के कारण हुई थी और 15-16 लोग अन्य उस गांव में, पिपरिया वैद करके हमारा एक गांव है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, 15-16 लोग डेंगू से ग्रसित थे। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने वहाँ पर जाकर समझी, मैंने कहा आपका खर्चा कितना हुआ, तो किसी ने बताया 50,000 रुपये लगे, किसी ने कहा 60,000 रुपये लगे, लेकिन हम अपने व्यक्ति को बचा नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने पिताजी से चर्चा की तो पिताजी कहने लगे कि क्या हम कोरोना की तरह कोई वार्ड शुरू कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि ब्लड की प्लेटलेट्स वगैरह अरेंज करना और इसमें समय समय पर लैब के माध्यम से इनका ब्लड टेस्ट होता है, तो अपन क्यों ना किसी हॉस्पिटल से टाई अप करें। तो हमने सागर में एक निजी अस्पताल से टाई अप किया और उनसे कहा कि आप हमारे क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था आप करें, उनके इलाज का संपूर्ण खर्च भैया गोपाल भार्गव उठाएंगे, आप लोगों को उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं। तो कल से हम लोगों ने ये योजना भी शुरू की है, क्योंकि डेंगू बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और कब तक फैलेगा भगवान जाने। लेकिन अब हम और कुछ तो नहीं कर सकते, यही प्रयास कर सकते हैं कि लोगों का त्वरित इलाज हो और निःशुल्क इलाज हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और डेंगू की बात वाकई इस समय ये बड़ी चुनौती है कोरोना के बीच में हमारे सामने। कोरोना ज़रूर शांत है, लेकिन मैं बंसल न्यूज़ के ज़रिए आप सबसे आग्रह करूंगा, क्योंकि अब बारिश लगभग 12 मासी हो चली है, तो पानी आसपास जो रुकता है वही डेंगू का बड़ा कारण है। तो जो भी आपके आसपास ऐसे स्थल हों, निकायों को सूचित करें, पंचायतों को बताएं, खुद कोशिश करें कि घर के आसपास पानी इकट्ठा ना हो। आप सब जानते हैं कूलर है या कोई टायर पड़े हैं या कोई बर्तन ऐसे हैं, क्योंकि अब बारिश 12 महीने है किसी ना किसी रूप में, हर 2 महीने में। कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल से। कोरोना की आपने बात की, कोरोना की पहली लहर में आपकी सेवा बड़ी चर्चा में रही, जो प्रवासी मजदूर निकले जी। और दूसरी लहर में गोपाल भार्गव जी का एक विज्ञापन बड़ा चर्चा में रहा, जो अखबार में छपा कि चिकित्सक की आवश्यकता है। और शायद इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। देश में ये शायद अपनी तरह का पहला विज्ञापन था कि जिसमें एक जनप्रतिनिधि निजी तौर पर सैलरी वगैरह कोट करके एक चिकित्सक की सेवाओं को आमंत्रित कर रहा है। थोड़ी रोशनी इस पर डालिए। एक्चुअली सर क्या उसको पूरे कोरोना के सेकेंड वेव को, जो पूरा एक बहुत ही खतरनाक समय रहा, उसको अपन आपातकाल के रूप में देखें, उसे मतलब सामान्य परिस्थितियों के रूप में नहीं देखना चाहिए। कई लोग रोना रो रहे थे उस समय कि सरकार ये मुहैया नहीं करा पा रही, सरकार वो मुहैया नहीं करा पा रही, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, लेकिन नहीं मिल रहा। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद मैं उस चीज़ को दूसरी दृष्टि से देख रहा था कि इसको महामारी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महामारी वही होती है जिसमें सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाए। ये वो समय था, तो हम लोगों ने यह तय कर लिया था कि जैसे भी होगा, जहां से भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, हम बियॉन्ड द लिमिट जाके लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। और हमें करना है, चाहे वह शासकीय रूप में हो, चाहे अशासकीय रूप में हो, चाहे हमें उसके लिए कोई क्राइम भी करना पड़ता, लेकिन हम क्षेत्रवासियों की और मजबूर लोग, जो इतनी मजबूरी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, लोग कितने विवश थे, कितने असहाय थे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी मजबूरी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। ऐसे समय में हमने तो पूरी तरीके से ठान लिया था कि जैसे भी बन पड़ेगा लोगों की मदद करेंगे। तो उसी का ये था कि वो जो डॉक्टर्स वाला इशू है, हर जगह के डॉक्टर्स पूरी तरह से व्यस्त थे, क्योंकि चाहे वह प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे वह सरकारी अस्पताल हों, सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स के ऊपर बहुत बर्डन था, बहुत काम था। तो हम कहीं का सरकारी डॉक्टर खींच के अपने यहाँ लगा देते तो उस जगह वैक्यूम हो जाता और वहाँ के लोग परेशान हो जाते। तो हमने यही सोचा कि हम अपने निजी रूप से, जहाँ कहीं भी डॉक्टर्स हों, कई हॉस्पिटल्स ऐसे थे जहाँ 2-2, 3-3 मेडिसिन से संबंधित और पल्मोनोलॉजी से संबंधित डॉक्टर्स हैं,
तो उनको हमने खींचने का प्रयास किया। और मुझे कहते हुए खुशी है कि इस पूरे समय में, पूरी प्रक्रिया में, पूरे प्रयासों में ईश्वर हमारे साथ रहा और हर चीज की व्यवस्था हम समय पर कर सके। ये भी एक मंत्र है जो इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक, कि हमेशा संसाधनों की कमी की बात कह के चीज़ों को छोड़ देना। मुझे लगता है कि जैसा कहा जाता है कि कोई लिमिट नहीं है राजनीति में सर। मेरे पिताजी कहते हैं जब कुछ ना बने तो रोने लगना। जब कुछ ना बने तो रोने लगना। अधिकांश नेता यही कर रहे हैं कि उन पर कुछ नहीं बन रहा तो रो रहे हैं, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, हमें ऐसा है, हमें वैसा है, हमारी सरकार होती तो हम ये कर देते, अब हम विपक्ष में हैं। तो ये सारी चीजें मैं कहना चाहूँ पौरुषार्थ की निशानी नहीं। आपने जब चुनाव लड़ा होगा सर, आप ध्यान कीजिए, जब कोई व्यक्ति कंटेस्ट करता है विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, मुख्यमंत्री को छोड़ के और पार्टी के नेताओं को छोड़ के कोई भी जनप्रतिनिधि यह नहीं कहता कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये करूंगा। वो ये कहता है कि मैं विधायक बनूंगा तो ये करूंगा, मैं सांसद बनूंगा तो ये करूंगा। तो आप विधायक और सांसद बनने के बाद आप क्यों ये कहते हो कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, हमारी कोई सुन नहीं रहा? ठीक, बड़ा सवाल खड़ा किया आपने। कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल से। बहुत शुभकामनाएं आपको। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 2023 का चुनाव और 5वीं बार सरकार बनाना दावा, 4थी बार सरकार बनी है आपकी। किस तरह आप देखते हैं मुख्यमंत्री जी की भूमिका को, किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं? एक सहृदय सरल राजनेता की छवि लेकर वो निरंतर आगे बढ़े हैं। किस तरह देखते हैं आप कि उनकी लीडरशिप में, और रहली विधानसभा क्षेत्र को भी उनका पूरा सहयोग संरक्षण मिलता ही होगा? माननीय शिवराज जी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं तो उनके ऊपर पीएचडी करना चाहूँगा। चतुरता, शालीनता, मधुरता, सामान्य व्यक्ति के साथ मुख्यमंत्री रहते हुए भी सामान्य व्यक्ति की तरह दिखना। 15-17 साल हो गए गवर्नमेंट को यहाँ पर बने हुए, 13-14 साल से वह स्वयं मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें कोई हाई प्रोफाइल नहीं कह पाया। कोई उन्हें यह नहीं कह पाया कि यह मुख्यमंत्री हमारी पहुंच से दूर है। कोई कार्यकर्ता यह आरोप नहीं लगा पाया शिवराज जी पे कि शिवराज जी मिलते नहीं। कोई विधायक यह नहीं कह पाया कि शिवराज जी ने हमारी सुनी नहीं। कोई मंत्री यह नहीं कह पाया कि शिवराज जी हमारे काम नहीं होने देते। ये शिवराज जी की क्वालिटी है। जिस प्रकार उनका नाम है शिवराज, शिव जी, तो शिव जी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अलग अलग लोगों को साथ लेकर चलना, यह शिव जी की विशेषता है। आप उनकी अगर चित्र देखें तो आप देखेंगे कि जटाओं में गंगा मतलब जल, और उसके जस्ट नीचे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र से ज्वाला निकलेगी, मतलब आग और पानी कैसे साथ में रहता है। यह शिव की विशेषता है। चंद्रमा, शरद पूर्णिमा के दिन हम कहते हैं कि अमृत बरसता है चंद्रमा से, तो यहां पर अमृत और गले में विष, अमृत और विष साथ में, यह शिव की विशेषता है। और उनके पूरे परिवार को आप शिवराज जी की ऐसी विशेषता मैं पहली बार आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। बहुत अद्भुत बात आप कह रहे हैं। और ये बात आपके यहाँ प्यारेलाल खंडेलवाल जी और कुशाभाऊ ठाकरे भी कहते थे कि पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर और दिमाग में बर्फ। तो शिवराज जी इज अ आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, हम शिवराज जी को देखकर समझ सकते हैं कि एक आदर्श कार्यकर्ता का रूप क्या हो, वह हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज जी को देख के समझ सकते हैं। और सारे युवा साथियों को उनको अपना आइडल बनाना चाहिए। कितने छोटे से स्तर से निकलकर कितना संघर्ष करके आज वह व्यक्ति इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा है। लेकिन केवल पहुंचा नहीं है, 13-14 सालों से उस मुकाम पर अडिग खड़ा हुआ है, और वो भी बिना किसी कलंक के। जो 4 उपचुनाव हैं, यहाँ से भी आप दावा करते हैं कि 100% चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कांग्रेस के पास कोई नेटवर्क नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए
कि 2 साल बीत जाने के बाद भी कमलनाथ जी लगातार मंचों से यही कहते रहते हैं कि हमसे सत्ता छुड़ा ली, हम कुछ नहीं कर पाए। छुड़ाई नहीं है आपने? नहीं, हमें मिली है। इस मासूमियत पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं। हमने नहीं छुड़ाई, हमने किसी को छीना नहीं है। लोग स्वयं भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हमारे गले लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरत बात यह है कि हमने उन्हें भी स्थान दिया। आज वह हमारे नेता हैं और उनके साथ आए हुए सारे कार्यकर्ता हमारे भाई हैं, और इसी भाव से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, और यही भाव हमें इन 4 चुनाव में जिताने वाला है। शुभकामनाएं इसके, आपके इस दावे के लिए आपको भी और कांग्रेस को भी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की मजबूती लोकतंत्र का एक बहुत अहम स्थान है। मैं आज एक ऐसे अभिषेक भार्गव से भी मुलाकात करके जा रहा हूं जिनके बारे में ये तो मैं कह सकता हूं कि वो बहुत बदले हुए हैं, क्योंकि इनसे मैं मिला पहले भी हूं और बीच में भी मिला हूं, लेकिन ये अभिषेक मुख्तलिफ हैं, भिन्न हैं। ये भिन्नता आती है आपके जीवन के उन अनुभवों से जो निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक रूप से बदलते हैं, और बदलना हमेशा सकारात्मक ही होना चाहिए। चिढ़ से बदलना, निराशा से बदलना, हताशा से बदलना। कई बार मैं सुबह अभिषेक जी देखता हूं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक बड़ी एनर्जी से करते हैं, और कुछ लोग सुबह की सैर ऐसे करते हैं कि उन्हें डॉक्टर का पर्चा और डॉक्टर का चिढ़ा हुआ चेहरा नजर आता रहता है कि नहीं टहल पाओगे तो बड़ा मुश्किल होगा शरद जी, इट वॉन्ट बी पॉसिबल, आपकी शुगर भी बढ़ रही है, आपका बीपी भी बढ़ रहा है। उनके चेहरे पे मैं वो दर्द देखता हूं कि नहीं, हमें जीवित रहना है, चलो भैया चरैवती चलो। नहीं, बदलना आपको ईश्वर ना करे, सब स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। तो लेकिन आप बदलें तो हंसी के साथ बदलें। आपको मैं वो बदलाव देख रहा हूं, और आप अपने अतीत को भी भूलते नहीं हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि आप बताते हैं कि हाँ, पहले कुछ चीज़ें थीं जिनको बेहतर करना था, मैंने किया। मैं एक ऐसे अभिषेक से भी मिला हूं आज जो बहुत सहज हैं, जो कुछ पीछे ढो नहीं रहे हैं अपने पीछे। वो चीज जब हमारे पीठ पे लदी रहती है तो उसकी पीड़ा हमारे चेहरे पे दिखती है। आपको ये भी मालूम है चुनौती गहरी है एक युवा राजनेता के तौर पर, क्योंकि चीजें आगे आसान हैं। जो पिताजी ने बेंचमार्क सेट किया है वो आप करेंगे, ये वक्त बताएगा। आप लेकिन उस रास्ते पर बढ़ने की विनम्रता से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात यही है। और जिस तरह से आपने अपनी टीम के साथ यहाँ काम किया है, अपने अतीत के कुछ कड़वे खट्टे मीठे अनुभवों से आपने सीखा है, तो आपने ये बताया है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं कोई टीचर नहीं हूँ आपका, और ना कुछ कहने का या प्रमाण पत्र देने का अधिकारी हूँ। ये जो यहाँ बैठे लोग हैं आपकी विधानसभा के, गोपाल भार्गव जी की विधानसभा के, जिसके आप कस्टोडियन हैं, उर्दू में कहते हैं मुहाफिज और हिंदी में कहते हैं संरक्षक, तो आप भी विनम्र एक संरक्षक हैं इसके। तो गोपाल जी, आप हैं नहीं इस समय, जब भी आप ये कार्यक्रम देखें या इस वक्त भी आप देख रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि आपके पुत्र अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए हैं। ये बेचक मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि असली सर्टिफिकेट देने वाली ये जनता है, और इस जनता की खुशी प्रसन्नता ये बता रही है, तो मैं ये अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ शेख जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, और आपकी आगे की राजनीतिक यात्रा, सार्वजनिक यात्रा, उसके लिए भी आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। और मैं दीपक आपको आमंत्रित करता हूं हमारे प्रेजेंटेशंस के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया शरद जी इस चर्चा